हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। सो फाइनली आज के इस वीडियो में बीएसएससी 10+2 यानी कि इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी की प्रिपरेशन की दौड़ में आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं साइंस सब्जेक्ट का। जी हाँ, 25/12/2020 को जो बीएसएससी इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, इंटर स्तरीय, उसी का ओरिजिनल क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। अभी फ़िलहाल 5 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखी हुई, फिर नेक्स्ट इसी तरह मिटाकर ये क्वेश्चन कर लेने के बाद हम लोग नेक्स्ट मिटाकर अगला क्वेश्चन भी कराऊंगी। मतलब टोटल साइंस का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। माना कि आप लोग तैयारी किए होंगे, आप लोग की तैयारी हो भी गई होगी, भले ही एग्ज़ाम डेट नहीं आ रहा है, डिले बहुत ज़्यादा हो रहा है, आयोग जो है ना एग्ज़ाम डेट निकाल ही नहीं रहा है, उसी को लेकर 24 तारीख को प्रोटेस्ट भी होने वाला है, ठीक है, मतलब अभियान चलने वाला है। हो सकता है कि उस अभियान से आयोग पर कोई फ़र्क पड़े और एग्ज़ाम डेट निकाले, तो एग्ज़ाम डेट की खैर अलग बात है, लेकिन आप लोग की तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। कुछ स्टूडेंट एग्ज़ाम डेट को लेकर खुश हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। मतलब कुछ स्टूडेंट गुस्से में है कि एग्ज़ाम डेट आ नहीं रहा है क्योंकि इतना ज़्यादा डिले हो गया है, एग्ज़ाम डेट निकाल ही नहीं रहा है आयोग। और कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि चलो एग्ज़ाम में देरी हो रही है, एग्ज़ाम डेट नहीं निकल रहा है तो और अच्छी बात है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी, तैयारी कंप्लीट हो जाएगी हमारी। मतलब कि इतना दिन से जो एग्ज़ाम में देरी हो रही है, डिले हो रहा है, तो मतलब कि इतना दिनों में आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ है और 5-6 महीना मिल जाएगा तो आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितना ही ज़्यादा आपको समय मिलेगा ना, उतना ही आप लोग सोचेंगे कि और समय मिल जाता, ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट डिले हो रहा है तो कोई बात नहीं है, ठीक है, प्रिपरेशन करने का समय तो मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम डेट निकलना चाहिए और आयोग को निकालना ही पड़ेगा, ठीक है, अगर आप लोग जो है ना अभियान करते हैं पूरा स्टूडेंट मिलकर। तो खैर एग्ज़ाम डेट की बात हटाते हैं, हम यहाँ पर फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आते हैं। आप लोग की तैयारी जो है ना ज़बरदस्त होनी चाहिए, ताकि जब आप लोग एग्ज़ाम दे आए तो धड़ाधड़ क्वेश्चन बना कर आए। तो देखिए, बीएसएससी 10+2 PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में लिख दी हूँ, साइंस सब्जेक्ट का है। और जैसा कि मैं आप लोग को बताई कि बीएसएससी इंटर लेवल एग्ज़ाम हुआ था 25/12/2020 को, उसी का ये क्वेश्चन, मतलब ओरिजिनल क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला सवाल देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन करने वाले हैं, इससे आप लोगों को पता चलेगा ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसे देखकर जो है ना आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस तरह से क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है, और कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि वो टॉपिक अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो उस पर आप लोगों का ध्यान चला जाए और वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला साइंस का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। ऑप्शन ए में है पेट्रोलियम, बी में है प्राकृतिक गैस, सी में है कोयला और डी में है परमाणु ऊर्जा। देखिए, साइंस से बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बताइए, जीवाश्म ईंधन नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहली बात, पेट्रोलियम तो जीवाश्म ईंधन है, ये तो होगा नहीं। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्म ईंधन है, ये भी नहीं होगा। सी कोयला, ये भी जीवाश्म ईंधन है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। परमाणु ऊर्जा जो है ना, ये एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो ईंधन करोड़ों सालों में, मतलब पृथ्वी के नीचे दबे पेड़ पौधे, मतलब मृत जीवों की वजह से बनता हो, ठीक है, तो वो होता है जीवाश्म ईंधन। तो पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब जीवाश्म ईंधन है, लेकिन परमाणु ऊर्जा ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है कि एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण पीछे के दृश्य को देखने के लिए एक वाहन पर लगा हुआ है, यानी कि एक बाइक पर मान लीजिए लगा हुआ है उत्तल दर्पण, जिसकी वक्रता त्रिज्या 4 मीटर है। यदि एक बस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर है, तब दर्पण में बस के प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी होगी। यानी कि यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा है, और आप लोगों को पता है दर्पण सूत्र क्या होता है। दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f, ठीक है। इसी सूत्र से जो है ना, इसी फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसका आंसर मिलेगा। यहाँ पर वक्रता त्रिज्या r बताया गया है 4 मीटर। जब r 4 मीटर है तो f आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं, f = 2 मीटर, क्योंकि f बराबर क्या होता है, r/2 r/2। तो r कितना दे दिया गया है, 4 मीटर, तो 4/2 कितना आ जाएगा, 2 मीटर। तो यहाँ पर 2 मीटर आ गया क्या, f, ठीक है। फोकस दूरी 2 मीटर हो गया। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, दर्पण से बस की दूरी कितनी है, तो 4 मीटर की दूरी है। यानी कि यहाँ पर u भी दे दिया गया है। u क्या है, वस्तु की दूरी। देखिए, u वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, और f है फोकस दूरी। तो यहाँ पर u भी दे दिया गया है, कितना मीटर, तो 4 मीटर। लेकिन ध्यान रहे, 4 मीटर आप लोग नहीं लिखेंगे, -4 मीटर, प्लस माइनस का ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण अगर है तो हमेशा वस्तु को
दर्पण के बाईं तरफ रखा जाता है। तो दर्पण के बाईं तरफ अगर आप लोग रखेंगे तो उसकी दूरी नापने के लिए बाईं तरफ ही न जाएंगे, यानी कि जो दूरी होगी वस्तु की दूरी वो माइनस में रखी जाएगी। ठीक है, तो -4 मीटर और फिर यहाँ पर फोकस दूरी हो गया 2 मीटर। अब यहाँ पर आप आसानी से v निकाल सकते हैं। v निकालने के लिए 1/v = u को उधर लेकर चले जाइए, 1/f माइनस u जब उधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा u। ठीक है, अब इसी में ये सारा मान रख देंगे। f का मान कितना है 2 मीटर, f कितना आया है 2 मीटर, तो 1/f के जगह 2 रख दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो माइनस में लिख दी। उसके बाद से u कितना है, तो u है 4 मीटर, तो यहाँ पर -4, तो यहाँ पर आप लोग -4 लगा दीजिए। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/2 + 1/4 हो जाएगा। अब इसी को क्या कर दीजिए, आप लोग निकाल दीजिए। 2 यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है, उसके बाद से और ये हो जाएगा 4, यहाँ पर 1, 3/4 आएगा। लेकिन ये 3/4 क्या है, 1/v = 3/4 है। जब इसको ऊपर पलटेंगे तब ये भी ऊपर जाएगा, यानी कि v बराबर आएगा 4/3। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो 1.33 कुछ आएगा, 1.33, यानी कि, और यहाँ पर प्लस में आ रहा है +1.33, यानी कि ये जो v का मान आ रहा है, प्रतिबिंब की दूरी का जो मान आ रहा है +1.33 आ रहा है, यानी कि जो प्रतिबिंब की दूरी है वो 1.33 मीटर तो है। देखिए 2 जगह 1.33 मीटर दिया गया है, लेकिन दर्पण के पीछे की दर्पण के आगे कौन सा लगा है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर प्लस में आया है ना, यानी कि जो प्रतिबिंब बना है वो दर्पण के पीछे बना है। अगर माइनस में आता, माइनस में यहाँ पर -1.33, तो फिर दर्पण के आगे होता, लेकिन यहाँ पर प्लस में आंसर आया है तो दर्पण के पीछे, 1.33 मीटर दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है प्लस माइनस का। ठीक है, तीसरा सवाल है कि जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच व कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः 1.33, 1.43, 1.53 व 1.63 है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी किसमें, बताइए। जल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कांच, कार्बन डाइसल्फाइड जो है ना, कार्बन डाइसल्फाइड मतलब यहाँ पर चारों का जो है अपवर्तनांक दे दिया गया है। अब आपको बताना है कि चारों में किसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होगी। ऑप्शन ए में है कार्बन डाइसल्फाइड की, बी में है सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी में है कांच में और डी में है जल में। तो ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए ये चीज़ याद रखिएगा कि जिस चीज़ का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, समझिएगा कि उस माध्यम में, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश की गति कम होगी। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा तो प्रकाश की गति कम, याद रखिएगा। तो देखिए किसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है, जल का 1.33 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 1.43 है, कांच का 1.53 है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक है कार्बन डाइसल्फाइड का 1.63। ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक कार्बन डाइसल्फाइड का है, इसका मतलब सबसे कम प्रकाश की गति, यानी कि न्यूनतम प्रकाश की गति कार्बन डाइसल्फाइड में ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप लोगों को दिमाग लगाकर सही आंसर टिक करना है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आप सभी लोगों से पूछती हूँ कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं और स्नेल का नियम क्या है। अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। ठीक है, और उसके बाद से ये दूसरा जो सवाल है इसमें उत्तल दर्पण मतलब देकर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर यहाँ पर अवतल दर्पण रहता तो फिर इस क्वेश्चन का क्या आंसर आता। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी हो जाए। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। देखिए सवाल है कि अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्तदाब व लार आना के केंद्र पाए जाते हैं। ऑप्शन ए में है हाइपोथैलेमस में, बी में है अग्र मस्तिष्क में, सी में है मध्य मस्तिष्क में और डी में है पश्च मस्तिष्क में। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं जैसे कि रक्तदाब व लार आना, इसको कौन कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस की, अग्र मस्तिष्क की, मध्य मस्तिष्क की, पश्च मस्तिष्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्च मस्तिष्क। याद रखिएगा, जो पश्च मस्तिष्क होता है ना वो अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब अनैच्छिक क्रियाएं जो होती हैं उसका केंद्र जो होता है वो पश्च मस्तिष्क होता है। अब यहाँ पर आप लोग को बताना है कि हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है और मध्य मस्तिष्क का क्या काम होता है। आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। ये मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रही हूँ ताकि आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाए और मैं आप सभी लोगों का
आंसर देख पाऊँ कि आप लोग सही आंसर दे पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम है। अब यहाँ पर क्रियाशीलता पूछा गया है, सक्रियता श्रेणी में धातुओं की क्रियाशीलता का घटा हुआ सही क्रम आप लोगों को बताना है। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम से कम क्रियाशील कैल्शियम, उससे कम आयरन, उससे कम निकल। ऑप्शन बी में है कि सबसे ज़्यादा है यहाँ पर कॉपर, उससे कम क्रियाशील मैग्नीशियम, उससे कम निकेल, उससे कम आयरन। सी में दिया गया है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद से है आयरन, फिर कॉपर है, मैग्नीशियम है, फिर आयरन है और फिर निकेल है। आप लोग को बताना है कि घटता हुआ सही क्रम क्या है। ठीक है, मतलब धातुओं की क्रियाशीलता का घटता हुआ सही क्रम आप लोग को बताना है। ये सक्रियता श्रेणी से क्वेश्चन पूछा गया है जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। सक्रियता श्रेणी में जितने भी धातु हैं ना, उनकी क्रियाशीलता याद रखना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मतलब कि घटता हुआ क्रम हो या फिर बढ़ता हुआ क्रम है, कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप लोग आसानी से बता सकते हैं। इसका ट्रिक होता है, सक्रियता श्रेणी को याद रखने का ट्रिक होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो वो ट्रिक भी आप लोग को बता दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना, फिलहाल अभी इसका आंसर मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सबसे ज़्यादा क्रियाशील है सोडियम, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम और उससे कम आयरन। ठीक है, यानी कि फेरस। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये नहीं होगा और ना ही बी होगा, ना ही डी होगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फिर से मैं बोर्ड को मिटाती हूँ और उसके बाद से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिखती हूँ। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्वेश्चन है कि यूरिया का उपयोग किया जाता है। यूरिया का यूज़ कहाँ होता है आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में है उत्प्रेरक के रूप में, बी में है कीटनाशक के रूप में, सी में है विस्फोटक के रूप में और डी में है उर्वरक के रूप में। तो आप लोगों के हिसाब से इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। यूरिया का उपयोग जो होता है ना, वो उर्वरक के रूप में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप लोग डी ही लगाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है। ऑप्शन ए में है दाब घटाना एवं तापमान बढ़ाना, बी में है तापमान बढ़ाना, सी में है दाब बढ़ाना एवं तापमान घटाना, डी में है दाब घटाना। ठीक है, यहाँ पर एंड लिख दी हूँ और को शॉर्टकट में एंड लिख दी हूँ। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए बोला जा रहा है। वायु के द्रवीकरण के लिए जो स्थिति आदर्श होती है ना, वो होती है दाब बढ़ाना और ताप घटाना। दाब बढ़ाया जाएगा और ताप घटाया जाएगा, तो वो स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए होगी। ठीक है, तो ये 7 का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है कि कॉपर क्लोराइड एक हल्का भूरा यौगिक है जो नमी को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। ऑप्शन ए में है पीला डाइहाइड्रेट, बी में है नारंगी डाइहाइड्रेट, सी में है लाल डाइहाइड्रेट और डी में है नीला हरा डाइहाइड्रेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉपर क्लोराइड जो कि एक हल्का भूरा यौगिक है और ये नमी को धीरे धीरे अवशोषित करके बनाता है नीला हरा डाइहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्न में से कौन ऊर्जा का स्रोत गैर नवीकरणीय है। जल विद्युत तो होगा नहीं, क्योंकि गैर नवीकरणीय किसे कहते हैं, जो जल्द मतलब बहुत ही कम समय में ख़त्म हो जाने वाला है, मतलब आने वाले समय में वो चीज़ ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। जल विद्युत तो होगा नहीं, सौर ऊर्जा भी नहीं होगा, ठीक है, और पवन ऊर्जा भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। कोयला बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है, तो ये हो जाएगा गैर नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है कि इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है। अच्छा, एक और बात, मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, ज़्यादा ना समझाते हुए, ज़्यादा समझा नहीं रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग इतने दिनों से तैयारी करते आ रहे हैं और आप लोग की कुछ का तो तैयारी हो ही गई होगी और कुछ स्टूडेंट का तो पूरा कंप्लीट ही हो गया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग को, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है कि आखिर ये क्या बोल रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बता दीजिएगा। वो टॉपिक अगले वीडियो में आप लोग को कंप्लीट करा दिया जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन शरीर में किससे स्रावित होता है, बताइए। ऑप्शन ए में है अमाशय, बी में है कर्णपूर्व ग्रंथि, सी में है अग्न्याशय और डी में है यकृत। तो आप लोग को पता होना चाहिए इंसुलिन तथा ग्लूकागॉन हार्मोन जो है वो शरीर में अग्न्याशय से जो है स्रावित होता है। अब अग्न्याशय से कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मतलब इंसुलिन और ग्लूकागॉन के अलावा और क्या चीज़ स्रावित होता है अग्न्याशय से,
कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था। ऑप्शन ए में है नायलॉन, बी में है टेरिकॉट, सी में है पॉलिस्टर और डी में है रेयॉन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा बताना है। यहाँ पर मुझे पता है कि 2 ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज होंगे, ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि टेरिकॉट होगा नहीं, पॉलिस्टर तो होगा नहीं, नायलॉन हो सकता है और रेयॉन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेयॉन। क्यों? रेयॉन पहला कृत्रिम रेशा था, पहला संश्लेषित रेशा था, लेकिन ये पूरी तरीके से कृत्रिम नहीं था, अर्ध कृत्रिम था, लेकिन पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा, मतलब पूर्णतः कृत्रिम रेशा बना नायलॉन। तो इसको आप लोग रेयॉन ही टिक करेंगे। अगर क्वेश्चन पूछता कि मानव निर्मित प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन है, तब आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगाते नायलॉन, क्योंकि ये पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा है, ये अर्ध कृत्रिम था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है। FMD वही रोग है, FMD क्या है, फुट एंड माउथ रोग, ठीक है। जंतुओं में होने वाला फुट एवं माउथ रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए में है जीवाणु, बी में है कवक, सी में है प्रोटोजोआ और डी में है विषाणु। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। फुट एवं माउथ रोग जो होता है ना, वो विषाणु के यानी कि वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और उस वायरस का क्या नाम है, कॉक्सैकी वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। और फुट एवं माउथ रोग में क्या होता है, फुट एवं माउथ रोग में ये जंतुओं में लगभग, मतलब जितने भी जंतु हैं ना, उनमें ये रोग होता है, ये बीमारी होता है। और इस बीमारी में मुंह जो है ना वो पक जाता है, पैर हाथ में दाने पड़ जाते हैं, ठीक है, यही सब होता है फुट एवं माउथ रोग में। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में भी जानी जाती है। बताइए, इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, इसका तो आप लोग जानते ही होंगे सही आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी है। ऑप्शन ए में है IgA, बी में है IgG, सी में है IgM और डी में है IgE। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। माँ के दूध में पाया जाने वाला प्रतिरक्षी, तो इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बता दूं, ऑप्शन नंबर ए होगा IgA। IgA का फुल फॉर्म क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है। तो यही प्रतिरक्षी होता है माँ के दूध में, जो कि रोगों से लड़ने का जो क्षमता है, पावर देता है बच्चों को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है, यानी कि वायरस से होता है। बताइए, ऑप्शन ए में है सिफिलिस, बी में है मलेरिया, सी में है चिकन पॉक्स और डी में है टाइफाइड। ये वायरस से होने वाला रोग और जीवाणु से होने वाला रोग का ट्रिक होता है, मतलब वायरस से होने वाला रोग कौन कौन सा है, ठीक है, जीवाणु से होने वाला कौन कौन सा रोग है, इसे याद रखने का ट्रिक होता है। अगर आप लोग कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वो भी आप लोग को बता दिया जाएगा। फिलहाल अभी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु यानी कि वायरस से होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो ये हो गया 15 क्वेश्चन BSSC इंटर लेवल का। ये ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, जो कि 25/12/2020 को एग्जाम हुआ था, उसका ये ओरिजिनल क्वेश्चन मैं आप लोग को करा दी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा और पता चल गया होगा कि किस किस टॉपिक से कितना आसान और कितना टफ क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे तो टफ होता नहीं है, मीडियम होता है, ना ही बहुत ज़्यादा आसान ना ही बहुत ज़्यादा टफ, मीडियम होता है। अगर आप लोग पढ़े हैं तो आप लोग को लगेगा कि हाँ मीडियम है, ठीक है। और अगर आप लोग कंप्लीट पढ़ लिए हैं तो ये सारा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आसान लगेगा, ठीक है, जिस टॉपिक से पूछा गया था। अच्छा, एक और बात है, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो आए, मतलब और भी ज़्यादा मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ, उसके पहले भी जितने भी एग्जाम हुए हैं वो सारे प्रीवियस और साइंस का क्वेश्चन मैं करा दूं, तो फिर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि हाँ इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो आना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखकर ज़रूर बता दीजिएगा। मैं ढेर सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगी, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि किस किस टॉपिक से कितने लेवल तक का क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि वो टॉपिक भी कवर हो जाए और उस टॉपिक से जिस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन भी आप लोग अपने माइंड में सेट करके रखें, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा? काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल और यूज़फुल था। इस वीडियो को आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। आप लोगों के लिए आज का वीडियो अगर यूज़फुल लगा है
तो लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को शेयर करना है। चैनल पर अगर आप लोग नए नए आए हुए हैं, हमारी वीडियोज़ को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए, यहाँ तक अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ। आई होप आप लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिए होंगे। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बहुत जल्द इसका अगला वीडियो अपलोड होगा। अगर आप लोगों का कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में भर भर के आया तो, क्योंकि जब आप लोग एक्साइटेड होते हैं, आप लोग के अंदर एक्साइटमेंट होती है, आप लोग कमेंट करते हैं कि हाँ इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, तो मोटिवेशन हम लोग के अंदर अपने आप ही जग जाती है। ठीक है, हमें पता चलता है कि आप लोग की डिमांड है, आप लोग की मांग है कि इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए, तो खुद हमारे अंदर मोटिवेशन जग जाता है। तो बस अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो आए तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं, ठीक है ना। बाकी आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।